हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमारा अगला लेक्चर, कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, और इसके अलावा कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ये इंडिविजुअली हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली है। और प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीडियो में बच्चों, मैंने आप लोगों को कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन कराया था, लेकिन वहां मैंने कराया था विदाउट एडजस्टमेंट, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बच्चों विद एडजस्टमेंट। तो क्या करना है हमको, आज हम यहां पे बच्चों जो कंप्लीट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पर हम लोग पहले अपने क्वेश्चन को रीड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट आपको सॉल्व करना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था भरकर प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो यहां पे मैं हर उस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा जिसके अंदर बच्चों आपको सारे पॉसिबल एडजस्टमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ हम देख सकते हैं, हम लोग एक बार रीडिंग कर लेते हैं। हमारे पास शेयर कैपिटल है बच्चों, जो कि इंक्रीज या डिक्रीज दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके अलावा रिजर्व्स एंड सरप्लस है, नोट नंबर 1 यहाँ पे लगा हुआ है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर कौन कौन से आइटम है ये हमें नोट नंबर 1 में देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज है, इनके अंदर भी नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3 लगा हुआ है। तो इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो उसके लिए हमें नोट्स टू अकाउंट्स में देखना पड़ेगा, यहाँ से आप डायरेक्टली वैल्यूज नहीं ले सकते हैं। आगे चलता हूँ बच्चों, में एसेट साइड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स एसेट्स में जो नोट नंबर 4 लगा हुआ है, तो इसके अंदर कौन कौन से एसेट्स हैं कौन से नहीं है नोट नंबर 4 से पता चलेगा। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं और कैश इन कैश इक्विवेलेंट है। आपको मेरी इनसाइट याद आ गई होगी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को दिया था कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे करंट इन्वेस्टमेंट और कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स को आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नहीं लेना है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग इंक्रीज इन डिक्रीज इन करंट एसेट्स, क्योंकि ये एसेट जो होते हैं करंट एसेट्स वहां नहीं लिए जाते हैं, ये आंसर बनाने के काम आते हैं। ये भी बच्चों हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपके नोट्स टू अकाउंट्स हो गए, तो उसमें मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जनरल रिजर्व हमारे पास जो है 15 लाख से 15,50,000 का हो गया। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट अपन देख लेंगे। सरप्लस डेट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमको गिवन है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर हमको गिवन है कि भाई डिबेंचर्स हैं इसके अंदर। प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस हमको गिवन है, और इसके अलावा बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का भी बैलेंस गिवन है। तो यहाँ हम एक आइडिया ले रहे हैं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है, और उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सारे के सारे एडजस्टमेंट्स गिवन है। अब ये एडजस्टमेंट्स के अंदर एक एक करके मैं आपको सारे इनसाइट देने वाला हूँ। वीडियो सिर्फ देखिएगा मत, इसको बच्चों आप लोग अपना पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए और मेरे साथ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। कहीं पर भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, कमेंट्स बॉक्स में जाके बच्चों आप लोग वहाँ पर अपना डाउट रेज करें, मैं पर्सनली आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। अब एक एक करके ना यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट में डील करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि न्यू डिबेंचर्स वर इशूड बाय द कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2019। ये डेट देने के पीछे का मकसद है बच्चों कि डिबेंचर्स के ऊपर ना आपको कैलकुलेट करना होता है इंटरेस्ट। अब इसकी छोटी सी इंसाइट मैं आपको दे रहा हूं कि अगर डिबेंचर्स जो हैं वो इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर इशू किए गए हैं तो उसका जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है ना वो होता है क्लोजिंग बैलेंस पे। तो अगर ओपनिंग डेट पे आप लोग डिबेंचर इशू कर रहे हो तो उसका जो इंटरेस्ट है वो किस पे कैलकुलेट होगा, क्लोजिंग बैलेंस पे। और अगर यहाँ पे 1 अप्रैल की जगह क्लोजिंग डेट गिवन होती जो कि क्या होती 31 मार्च 2020, अगर यहाँ पे 31 मार्च 2020 की डेट गिवन होती तो डिबेंचर का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता ना वो कैलकुलेट होता ओपनिंग बैलेंस पे। तो ओपनिंग डेट है तो क्लोजिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकलेगा, क्लोजिंग डेट गिवन है तो ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकलेगा। उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹1,25,000। तो यहां पर आपको ना प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी करंट लाइबिलिटीज के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स हमको लोगों को यहां पर गिवन है। ये देख रहे हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आप देखो नोट नंबर 3 लगा हुआ है, और जब हम लोग नोट नंबर 3 में जाएंगे तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स की वैल्यूज दिखेंगी। और इसी से रिलेटेड बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडजस्टमेंट नंबर 2 हमको गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। आपको इस साल कितना प्रोविजन बनाया गया है, प्रॉफिट में से कितना अमाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स में ट्रांसफर किया गया है, ये चीज आपको यहां पर गिवन है। तो इस साल कितना टैक्स पे किया गया है वो टैक्स पेड बच्चों जो है आप लोगों को यहां पे बैलेंस करके पता लगाना पड़ता है। इसके अलावा बच्चों आपको याद होगा जब मैं आप लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना सिखा रहा था,
अगर कोई व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट मेरा यहां पर डायरेक्ट जंप करके आ गया इस वीडियो को देखने, तो पहले जाइए बच्चों ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग को डिटेल में समझिए, उसके बाद एक्सक्यूज मी आप लोग बच्चों इन वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी वहां पे एक्सप्लेन करके रखी है। तो यहां पे हम देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि यहां पर आप जो अपना एसेट है ना, वो एसेट को सेल कर रहे हैं, और इसके अलावा बच्चों यहां पे आपको डेप्रीशिएशन गिवन है 70,000 का। याद है आपको इन्वेस्टिंग में मैंने आपको कैसे समझाया था कि भाई 2 क्वालिफिकेशन होते हैं जिससे ये पता चलता है कि एसेट का अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा। एक सेल की इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए, दूसरी डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए। ये दोनों अगर यहां पर हमारे पास गिवन है, या दोनों में से कोई एक भी गिवन है, तो आपको एसेट का अकाउंट बनाना पड़ता है। बच्चों यहां पर दोनों गिवन है, सेल भी गिवन है और यहां पर इसके साथ साथ डेप्रिसिएशन भी गिवन है। तो एसेट का अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इसने दोनों ही क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे बच्चों क्रॉस कर लिए हैं। तो यहां पे हमने एडजस्टमेंट्स भी देख लिए अपने। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो हम इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों कि यहां पर ना हम सबसे पहले वर्किंग नोट बना के सारे कैलकुलेशंस पहले से ही निकाल के रख लेंगे। तो यहाँ बच्चों मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो अब आप लोगों को समझा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको है जो कि वर्किंग नोट बनाने होते हैं, तो यहाँ पे आप लिखिएगा वर्किंग नोट्स, पूरे प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आपको समझाऊंगा। लगता है टाइम लगने दीजिए, वैसे भी मैंने इसको कई पार्ट में डिवाइड करके रखा है आप लोगों के लिए। हर एक क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा। इन केस अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना, कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिएगा, मैं उसको आप लोगों के लिए सॉल्व कर दूंगा। तो वर्किंग नोट्स में बच्चों सबसे पहला वर्किंग नोट जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का। तो जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स वहाँ पर गिवन है उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे वर्किंग नोट्स बनाते चले जाऊँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब हम चलते हैं बच्चों, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपकी वैल्यू डेट है, वो डेट कौन सी है? ओपनिंग। तो इंटरेस्ट काय पे निकलेगा? क्लोजिंग पे। तो चलिए चल के देख लेते हैं। ये रहे बच्चों आप लोगों के डिबेंचर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमें जो गिवन थी, डेट गिवन थी, कौन सी गिवन थी? ओपनिंग। तो मैंने आपसे कहा कि कैलकुलेशन काय पे होगा? क्लोजिंग पे। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना है सर? ये है 13,50,000 और इसका 10% आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों 13,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100। तो यहाँ पे इसका आपका इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1,35,000। तो पहला हमारा वर्किंग जो है बच्चों वो हो चुका है कंप्लीट, मैंने इसका इंटरेस्ट निकाल लिया है। अगला हमारा हम देखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। और प्रोविजन फॉर टैक्स की जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों वो हमको वहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर भी गिवन है। तो इसके लिए हमें क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा? तो बच्चों मैं अगली वर्किंग आपको बना के दिखा रहा हूँ कि प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और इसके अंदर से जुड़ी हुई जितनी भी बच्चों इनसाइट्स हैं सारी की सारी इनसाइट्स भी मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर मैं अगला अकाउंट बना रहा हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स। बिल्कुल कंप्लीट बनाइएगा उसको फॉर्मेट के साथ। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बच्चों सॉल्व करिएगा साथ में, तभी मजा आने वाला है। तो अब हम चलते हैं और यहां देख सकते हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये तो एडजस्टमेंट है। अब मुझे ना इसके बैलेंसेस की जरूरत पड़ेगी। ये रहा बच्चों आप लोगों का नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंसेस। यहां देखिए 2019 में 3,75,000 का है और 2020 में 50,000 रुपए का है। तो ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस और ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाने के लिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस ही लिखने होते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3,75,000। अब ध्यान से सुनिए, प्रोविजन फॉर टैक्स अपने आप में एक तरीके की लायबिलिटी होती है। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो किस तरफ खोला जाएगा? क्रेडिट साइड में खोला जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी के सारे ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में खोले जाते हैं। तो यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और हमने रीड कर लिया ऑलरेडी 3,75,000 रुपीज़ का जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस है। और अब बच्चों मैं लिखूंगा क्लोजिंग बैलेंस। तो हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने। क्लोजिंग बैलेंस है सर इसका 50,000। अब इसके बाद जाके मैं इसका एडजस्टमेंट रीड करूंगा और फिर उस एडजस्टमेंट को इधर पे अप्लाई करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इस साल का जो प्रोविजन है जो कि वहां ऑपरेटिंग में ऊपर ऐड होता है वो बच्चों यहां पे क्रेडिट साइड में आता है, और जो टैक्स पेड है ना वो यहां पर डेबिट साइड में आता है। आरी बसन में ऑपरेटिंग का फॉर्मेट याद है ना? ऑपरेटिंग के फॉर्मेट में प्रोविजन फॉर टैक्स कहां जाता है सर? ऑपरेटिंग में ऐड होता है। और इनकम टैक्स पेड कहां जाता है सर? ऑपरेटिंग में सबसे आखिरी में लेस होता है। तो यहां पर बच्चों क्रेडिट साइड में जो है इस साल का प्रोविजन आता है, और जो टैक्स पेड है वो यहां पर डेबिट साइड में आता है। अब डिपेंड करता है कि एडजस्टमेंट में क्या गिवन है। अगर एडजस्टमेंट में प्रोविजन मेड गिवन है तो यहां लिख देना,
तो बैलेंसिंग फिगर टैक्स पेड आएगा। और अगर क्वेश्चन में टैक्स पेड गिवन है तो यहां लिख दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर प्रोविजन मेड आएगा। ठीक है, रिमाइंड करके सुन लीजिएगा उसको कम से कम 4 बार। तो मैं क्या करूंगा, मैं एडजस्टमेंट में जाके देखूंगा कि मुझे टैक्स पेड गिवन है कि प्रोविजन मेड गिवन है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 1,25,000 बच्चों प्रोविजन मेड गिवन है, जो कि हमको यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखना होता है और उसको मेंशन किया जाता है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। कितना, 1,25,000। तो प्रोविजन मेड हमको गिवन था, तो इससे बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा, वो बन जाएगा बच्चों टैक्स पेड। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू बैंक अकाउंट। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये कितना निकल कर आ रहा है सर, ये निकल कर आ रहा है 5 लाख। यहाँ पे भी मैं कितना लिख दूंगा 5 लाख। अब 5 लाख में से 50,000 जाएगा तो मेरा बच्चों जो यहाँ पे टैक्स पेड निकल कर आएगा वो आएगा 4,50,000। क्लियर। अब मैं अगली वर्किंग तरफ बढ़ रहा हूँ बच्चों, और जहाँ मैंने आपको सिखाया है कि अगर हमारे किसी भी एसेट की सेल की इन्फॉर्मेशन और डेप्रीशिएशन अगर गिवन है तो इसका हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। तो यहाँ एक पीस ऑफ लैंड, यहाँ पे बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग की बात की जा रही है, तो मुझे यहाँ पे अब लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बना लेना चाहिए। ये रहा मेरे लैंड एंड बिल्डिंग के फिगर्स, प्रीवियस ईयर में 10 लाख में थे, करंट ईयर में 8 लाख रुपीज़ के। तो यहाँ पर बच्चों मैं अब लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाऊंगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। थोड़ी मेहनत बस वर्किंग में ही लगती है, उसके बाद तो फटाफट पूरा का पूरा जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। तो कंप्लीट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और बच्चों इवन डेबिट और क्रेडिट लिखना भी ना भूलें। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट होता है और राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर बच्चों अब मैं आ चुका हूँ लैंड एंड बिल्डिंग पे। तो जिस तरीके से प्रोविजन फॉर टैक्स में मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिए थे, उसी तरीके से बच्चों अब मैं यहाँ पर भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लूंगा। बट डिफरेंस हमारा ये रहेगा कि प्रोविजन फॉर टैक्स अपने आप में लाइबिलिटी थी बाय नेचर, लैंड एंड बिल्डिंग अपने आप में एसेट है। ओपनिंग बैलेंस कितने का है 10 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कितने का 8 लाख रुपीज़ का। तो बच्चों यहाँ पे ना ये मेरे लिए एसेट है, तो मैं इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखूंगा सर, आप इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड में। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितना आ जाएगा 10 लाख। इसको बच्चों काम करो, कंपेयर करो। यहाँ देखो, यहाँ ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिख के रखा है क्रेडिट साइड में क्योंकि ये लाइबिलिटी है, और यहाँ ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखूंगा डेबिट साइड में क्योंकि ये मेरे लिए एसेट है। अब यहाँ पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, पहले मैं इसका जो है वो बच्चों क्लोजिंग बैलेंसेस मेंशन करना पसंद करूँगा यहाँ पे, जो कि कितना है सर, वो है 8 लाख रुपीज़। तो ओपनिंग क्लोजिंग मैंने मेंशन कर दिया है। अब मैं देखता हूं बच्चों मेरे पास इसके अलावा एडजस्टमेंट में क्या गिवन है। तो ये आपसे कह रहे हैं पीस ऑफ लैंड हैविंग बुक वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 4,30,000 वाज सोल्ड बाय द कंपनी फॉर 5,30,000। 4,30,000 वाली हम लोगों ने 5,30,000 में बेच दी है, और इस साल का डेप्रीशिएशन कितना है 70,000। एक एक करके इन्फॉर्मेशन उठाओ बच्चों, पहले आप लोग यहाँ पे इसका डेप्रीशिएशन लगा दीजिए। तो मैं लिख देता हूँ बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट कितना 70,000। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों आप लोग 70,000। उसके बाद हम आगे चलेंगे, 430 वाला जिसकी बुक वैल्यू थी आपने उसको उठा के 530 में बेच दिया है। बेचा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लैंड पे कभी भी डेप्रीशिएशन नहीं लगता है। ये जो डेप्रीशिएशन लग रहा होगा ना, बिल्डिंग पे लग रहा होगा, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग एक साथ गिवन है ना। तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन आप बिल्डिंग पे लगाओ, लैंड पे नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे मैं सीधे उठा के इसको उठा के बेच देता हूँ। तो यहाँ में साफ साफ गिवन है कि कितने में बेचा रहा है 5,30,000 में। अब 430 वाला अगर 530 में बेचोगे तो बच्चों ये जो है आपका यहाँ पर गेन निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा टू गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। 430 वाला 530 में बेच रहे हो तो 1 लाख रुपीज़ का जो है आपको यहाँ पर बच्चों हो जाएगा गेन। और अब आप इसको भी बैलेंस करके क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ये सारी चीज़ें बच्चों मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सिखा चुका हूँ। तो पहले उधर से आराम से जाके डिटेल में ना इन्वेस्टिंग सीख लो कि भाई कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर आइएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कितना हो रहा है 530 और 70 हो गया 6 और 8 अगर आप ऐड कर देंगे तो सर ये हो जाएगा 14 लाख। यहां पे भी मैं कितना लिख दूंगा 14 लाख। अब 14 लाख में बच्चों इन दोनों को ऐड कर लीजिए 11 लाख, तो आपको इस साल का परचेज पता चल जाएगा जो कि कितना निकल कर आएगा सर 3 लाख। अब मैं जल्दी से आपको बता दूं कौन सा आइटम कहां जाने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है बच्चों ये ऑपरेटिंग में जाके क्या हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग में जाके सरप्लस हो जाएगा, और फाइनेंसिंग में जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा।
ठीक है। अब यहां पर आते हैं बच्चों अपन लोग प्रोविजन फॉर टैक्स में। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में जो इस साल का आपका प्रोविजन है ये आपका ऑपरेटिंग में जाके प्लस हो जाएगा, और इस साल का जो आपका टैक्स पेड है बच्चों ये ऑपरेटिंग में जाके माइनस हो जाएगा। इसके बाद इस साल का जो डेप्रीशिएशन है ये डेप्रीशिएशन हमारा ऑपरेटिंग में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके अलावा ये जो आपको गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट जो है बच्चों ये आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग में ले आके इसको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग में क्या चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगी सेल्स और यहाँ से आ जाएगा परचेस। तो मैंने आपको सारे आइटम बता दिए कि आपके वर्किंग नोट में कौन सा आइटम कहाँ जाने वाला है। तो पॉज लीजिए, इनको वापस से समझिए, एक बार फिर से देखिए, रिवाइंड करने का, रिवाइंड करो, वापस से देखो, एक एक कॉन्सेप्ट को फिर से समझो और फिर बच्चों आगे बढ़िएगा। सीखना है हमको, क्योंकि मैंने आपसे बोल के रखा है कि इस बार की आपकी पूरी की पूरी तैयारी है हमारी जिम्मेदारी। तो यहाँ पर आप किसी भी एडजस्टमेंट को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, एक एक एडजस्टमेंट को कॉन्सेप्ट वाइज सीखिएगा। तो मेरे जो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हैं बच्चों वो हो चुके हैं तैयार, और अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन को वापस से स्टार्टिंग से सॉल्व करने। तो यहाँ पे अब मैं हेडिंग बना लेता हूं अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिल्कुल प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। बच्चों यहाँ पे डेट मेंशन करिएगा, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 है। इसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, बच्चों यहाँ आ जाएगा अमाउंट। अब क्या होता है, दो चीज़ें मैं आपको बता दूं, ये अलग अलग मेंटर्स, अलग अलग एडुकेटर्स का फंडा है कि कई लोग जो होते हैं वो 2 कॉलम वाला बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कौनों फर्क नहीं पड़ना है बच्चों। इसके अलावा कई हैं तो जो हमारे यहाँ पे वर्किंग नोट जो है अलग से बनाएंगे, किसके, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के। ये सब बेटा एडुकेटर्स के प्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके, इससे कोई फर्क नहीं होता। ऑल्टरनेटिव तरीके, आप चाहें तो 2 कॉलम की जगह सिंगल कॉलम बना लें तो भी चलेगा, आप इसको अलग से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स करने की जगह मेन पार्ट में सॉल्व कर लें तो भी चलेगा। तो मैं तो बच्चों मेन पार्ट में यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो मेरा जो ए पार्ट है वो क्या बनेगा यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। चलिए, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमको सबसे पहले चाहिए होता है सर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, ये सारी चीज़ें आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप तभी अटेम्प्ट करिए जब मेरे सारे पुराने वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, अब आपको मैं कैसे समझाता हूँ ये, कि मुझे पता होना चाहिए कि हर किसी का घर का पता क्या है। मतलब मुझे पहले ही पता होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर मुझे कहाँ मिलेगा। सर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर होता है हमेशा रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर लगा हुआ है नोट नंबर 1, तो सर मुझे नोट नंबर 1 में जाके देखना पड़ेगा क्या रखा हुआ है। ये रहा नोट नंबर 1। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस में से सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हमको पता चलता है कितना प्रॉफिट है साल का, कितना लॉस है। प्रीवियस ईयर का सर 2,80,000 है, इंक्रीज होके कितना हो गया सर 3,40,000। दोनों का बच्चों डिफरेंस निकाल लीजिए, 280 से 340 हो रहा है, तो 60,000 रुपीज से आपका प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो रहा है। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में बच्चों मैं लिख दूंगा यहां पर 60,000। सर इसके बाद एज पर आवर फॉर्मेट अगला आता है ट्रांसफर टू रिजर्व। और सर हमने ना क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लिया था कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी है, तो यहाँ पे बच्चों अब मैं लिख दूंगा ट्रांसफर टू रिजर्व। और ट्रांसफर टू रिजर्व बच्चों यहाँ साफ साफ मुझे दिख रहा है कि 15 लाख रुपीस से इंक्रीज होके कितने का हो गया, 15,50,000 का। तो मतलब हमने रिजर्व के अंदर कितना ट्रांसफर कर दिया होगा सर 50,000। आराम आराम से चलिए, एज पर फॉर्मेट, मैं खुद ही आपसे बोल रहा हूँ ऑपरेटिंग का फॉर्मेट याद कर लो, उसके अकॉर्डिंग ही चलो। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हो गया सर। उसके बाद आता है ट्रांसफर टू रिजर्व, हमने ले लिया सर। उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या आता है बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहां पर लिखिए प्रोविजन फॉर टैक्स। अब मैं ना इसकी बहुत बड़ी इंसाइट देने जा रहा हूं, बहुत अच्छे समझिएगा। ये रहा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर एडजस्टमेंट गिवन नहीं होता ना, जैसे ये एडजस्टमेंट अगर नहीं होता, ये एडजस्टमेंट अगर नहीं होता, तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ना वो लिया जाता है बच्चों आपका करंट ईयर का। जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो कौन सा लिया जाता है, करंट ईयर का। और प्रीवियस ईयर का क्या मान लिया जाता है, टैक्स पेड। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि करंट ईयर का बन जाता है 50,000 और प्रीवियस ईयर का जो है आपका
3,75,000 ये क्या बन जाता है, टैक्स पेड। लेकिन अब यहां ऐसा नहीं होने वाला है। यहां ऐसा इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि यहां पे बच्चों एडजस्टमेंट गिवन है, और चूंकि यहां पे एडजस्टमेंट गिवन है तो हमने इसका बनाया था अकाउंट। आपको याद होगा, मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों, ये रहा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। आप लोग भी अपनी अपनी ना नोटबुक में देख लो। तो प्रोविजन फॉर टैक्स इस बार का कितना दिख रहा है, 1,25,000, और वैसे वहां कितना दिख रहा था, 50। तो जब अकाउंट बन जाता है ना, तो यहां जो वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज कंसिडर की जाती है। तो 1,25,000 सर हमारा इस साल का प्रोविजन है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स 1,25,000। इसके बाद हमारा आता है बच्चों इंटरिम डिविडेंड, और इंटरिम डिविडेंड हमेशा एडजस्टमेंट में गिवन होता है। आप देख सकते हैं यहां पर एडजस्टमेंट में किसी भी तरीके का कोई भी इंटरिम डिविडेंड नहीं है। उसके बाद आता है फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे किसी भी तरीके का जो आपके डिविडेंड की है बात ही नहीं की जा रही है। उसके बाद बच्चों फॉर्मेट में आता है एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स, यहाँ पर नहीं है। इनकम टैक्स रिफंड यहाँ पर नहीं है। आपका बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स आ चुका है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब यहां पे बच्चों इन सबको प्लस कर लो, जरा देखें कितना निकल कर आ रहा है। सर ये हो जाएगा आपका 175, और 175 में आप कितना ऐड कर दीजिए, 60 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2,35,000। कितना हो रहा है भाई, 6 + 5 + 125, 1,36,000। 36 कैसे हो जाएगा, 60 + 50 + 125, अभी ठीक है, 2,35,000 बिल्कुल सही बोला था मैंने। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों अपन लोग 2,35,000। अब क्या होता है इसके आगे, फॉर्मेट याद होना चाहिए इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ सर। इसके बाद ना अब यहाँ पे ऐड होता है डेप्रीशिएशन। तो सर डेप्रीशिएशन या तो हम लोग यहाँ से पता लगा लेते हैं कि डेप्रीशिएशन 70,000 है, या फिर सर डेप्रीशिएशन जो है ना 70,000 का साफ साफ एडजस्टमेंट में भी गिवन था। आप तो इधर पे ना 70,000 लिखो। डेप्रीशिएशन के बाद बच्चों आता है अमोर्टाइजेशन। उसके लिए मुझे देखना पड़ता है कि हमारे पास यहाँ पर इनटैंजिबल एसेट्स हैं कि नहीं। तो मैं जाऊंगा बच्चों कहाँ पर, सीधे अपने नॉन करेंट एसेट्स के अंदर, और देखूंगा फिक्स टेंजिबल एसेट्स हैं, अच्छी बात है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी इनटैंजिबल एसेट्स गिवन नहीं है। तो अगर इनटैंजिबल एसेट्स गिवन नहीं है तो बच्चों फिर जो अमोर्टाइजेशन है ना वो मैं यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकता हूँ। तो अब हम वापस चलते हैं, और अब सर इसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद अमोर्टाइजेशन आता है, वो क्वेश्चन में गिवन है नहीं सर। उसके बाद ना आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, और आपको बहुत अच्छे से याद है सबसे पहले वर्किंग बच्चों मैंने इसी की निकाली थी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना निकाला था, 13,50,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स थे। इसका 10% निकाल लो, 1,35,000। ट्रीटमेंट भी बता दिया, ऑपरेटिंग में ऐड होता है, फाइनेंसिंग में माइनस होता है। तो 1,35,000 का मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बाद आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। चेक करना जरा, लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, सब प्रॉफिट हुआ है, तो अभी यहाँ पे अपन कुछ नहीं ले सकते। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स के बाद आता है बच्चों इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आता है बच्चों शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हम पूरा क्वेश्चन रीड कर चुके हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमारे जो है वो लेस आइटम स्टार्ट होने वाले हैं, तो बच्चों यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस। लेस आइटम में सबसे पहले आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और आपको याद होगा तो लैंड को सेल करने पे हमको प्रॉफिट ही हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। कितने का प्रॉफिट हुआ था, 1 लाख रुपीज़ का। ये देख लीजिए 430 वाला आपने 530 में बेचा था, तो 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया था, याद है मुझे बहुत अच्छे से। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 1 लाख रुपीज़ हो रहा है, और चूंकि बच्चों ये लेस आइटम है इसलिए मैं इसको उठा के कहाँ पे लिख दूंगा, ब्रैकेट में। इसके बाद आता है रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। और अगर आपको मेरे शब्द पुराने वीडियो के याद होंगे तो मैंने आपसे कहा था कि इनमें से ना इंटरेस्ट रिसीव्ड थोड़ा सा बहरूपिया होता है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और
डिविडेंड रिसीव में से। तो इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट हो जाता अगर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के सामने परसेंटेज गिवन होता तो, लेकिन गिवन नहीं है इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे। तो सर अब ना आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल तक पहुंच गए हो। तो यहां बच्चों मैं लिखूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और उसको बच्चों अब हमको प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो यहां देख लेते हैं अपन लोग कितना हो रहा है, 235 और 35, ये हो गया सर 270, 270 के बाद ये हो गया सर 370, 370 के बाद सर हो गया 440, और 440 में से 1 लाख माइनस कर दो तो सर यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आएगा 3,40,000 रुपीज़। एक बार बच्चों इसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 2,35,000, उसमें सर आप ऐड कर दीजिए कितना 70,000, उसके बाद सर आप ऐड कर दीजिए 1,35,000, और 1,35,000 के बाद माइनस कर देंगे इसके अंदर अपन लोग कितना सर 1 लाख रुपीज़, तो आपका निकल कर आ रहा है 3,40,000। अब इसके बाद क्या किया जाता है सर, इसके ऐड डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। तो जो यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं डिक्रीज इन करंट एसेट्स में सी है, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो आपके मेरे प्रीवियस वीडियोस में याद होगा मैंने आपसे क्या कहा था कि शादी में क्या होता है जनरली दूल्हे को ना एक घोड़ी पे बैठा दिया जाता है और उसको एक बैंड लगा दिया जाता है ताकि वो इधर उधर से डिस्टर्ब ना हो। तो वही बैंड आप लोग थोड़ी देर के यहाँ पे लगा लीजिए, और ये हमने बैंड लगा लिया और अभी हमारा टोटल फोकस काय पे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज इन करंट एसेट्स पे। तो इसके लिए बड़ा सिंपल होता है, सीधे कहाँ जाना है करंट एसेट्स में, और उसमें से कभी भी करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इस स्टेज पे मत लेना क्योंकि ये आंसर बनाने के काम आते हैं। इसके अलावा जितने भी एसेट्स हैं उनको कंसिडर कर लेना। तो हम देखते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट पे मेरा फोकस है। इन्वेंट्रीज क्या हो रही है 12 लाख से डिक्रीज होकर 10,50,000 की हो गई, डिक्रीज हो रही है भाई 1,50,000 से। तो मैं यहाँ पे उठा लूंगा डिक्रीज इन करंट एसेट्स के अंदर मेरा अगला हेड इन्वेंट्रीज, और इसमें कितना आ जाएगा सर 1,50,000। अब देखते हैं बच्चों और कोई करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है क्या। तो यहां पर हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स को देखते हैं, सर ये तो इंक्रीज हो रहे हैं, ये यहां पर नहीं आएंगे, ये इसका ऑपोजिट जो आप लोग सॉल्व करेंगे वहां पर आता है। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब मैं यहाँ पे देखेंगे कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स में से बाहर निकल रहा हूँ और अगला बैंड मैं आंखों के सामने कहाँ लगा रहा हूँ, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में। तो ये चला बच्चों में करंट लायबिलिटीज के पास, ये रही मेरी करंट लायबिलिटीज। तो मुझे चाहिए यहां पे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल्स को देखो इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं सर नहीं हो रहा है, तो नहीं लूंगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये तो वैसे भी नहीं आएगा यहां पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर क्या छुपा हुआ था, प्रोविजन फॉर टैक्स। उसका ट्रीटमेंट बच्चों अपन सेपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग में ऊपर ऐड करते हैं और नीचे उसको हम लोग टैक्स पेड के नाम से माइनस करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी नहीं है। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स में हमें सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री मिला और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं निकला। अब इसका जस्ट ऑपोजिट बच्चों हमको यहाँ पे ट्रीट करना होता है और वो हो जाता है इसका जस्ट ऑपोजिट। तो ये हो जाएगा सर अब की बार इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो अब जो है बच्चों मैं अपना बैंड चेंज करूंगा वापस से और मेरा पूरा फोकस रहने वाला है इंक्रीज इन करंट एसेट्स पे। चलते हैं देखते हैं कौन सा करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स, इन दोनों को तो मैं ले ही नहीं सकता, इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। तो यहाँ इनका इंक्रीज निकालना पड़ेगा। 22,75,000 इसका जो है करंट ईयर का बैलेंस है और प्रीवियस ईयर का 10,50,000। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना डिफरेंस निकल कर आ रहा है। 10,50,000 और 22,75,000 रुपीज़ का हम लोगों को डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ मैं निकाल देता हूँ आप लोगों के लिए 22,75,000 और 10,50,000 का डिफरेंस निकालोगे तो 12,25,000 रुपीज़ से बच्चों आपका ये जो है 12,25,000 रुपीज़ से यहाँ पे आपका जो करंट एसेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और चूंकि ये लेस आइटम होता है इसलिए हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो देख लो बच्चों चल के, और कोई करंट एसेट तो यहाँ पर आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है, नहीं सर अब कुछ भी नहीं है। अब मेरा बैंड शिफ्ट हो जाएगा बच्चों और मैं कहाँ चले जाऊँगा, अब मैं आ जाऊँगा सर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ में। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं ले सकते, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ में सर अब आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर
ट्रेड पेबल्स जो कि 840 से कितने के हो गए, 670 के। तो यहाँ हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों आप लोगों का 1,70,000। तो मैं बच्चों यहाँ पर अब लिख दूंगा 1,70,000। और चूंकि ये भी बच्चों हमारे लिए लेस आइटम है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके लिए ब्रैकेट लगा दिया है और मैं यहाँ पे लिख दूंगा अब ट्रेड पेबल्स। इसको सही कर देते हैं, ट्रेड पेबल्स। इन्वेंट्रीज के बाद अच्छा, ये मुझसे यहाँ लिखा गया है, ये हमारा कौन सा आइटम है, एक बार मैं जरा इसको वापस से सही कर दूं, ट्रेड रिसीवेबल्स है बच्चों, है ना। एक मिनट इसकी वैल्यू सही कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये जो वैल्यू है ना बच्चों, ये ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू है, ठीक है। और इसके बाद अब हमारे पास क्या आ जाएंगे सर, ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स की वैल्यू कितनी है, 1,70,000। इज दैट क्लियर? अब एक काम करते हैं बच्चों, पता लगा लेते हैं कि हमारा फाइनली कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना निकल कर आ रहा है। तो इन सबको मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, प्लस माइनस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब हम इनको प्लस माइनस करेंगे, यहां तक के का ऑलरेडी आपका कैलकुलेशन हो चुका है, आपको बस इसके आगे का ही करना होता है बच्चों। तो यहां पर अब हम लोग एक काम करते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो यहां हम देखेंगे सर 3,40,000 है हमारे पास, उसमें प्लस करना है आपको कितना, 1,50,000। उसमें से सर आप माइनस करेंगे 12,25,000 और आप माइनस करेंगे सर 1,70,000। तो ये निकल के आ रहा है सर आपका 9,05,000 नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 9,05,000 नेगेटिव। तो बेसिकली ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं होगा, ये हो जाएगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग। तो यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की जगह बच्चों यहाँ पर आएगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और लास्ट स्टेप क्या होता है सर, लास्ट स्टेप में हमको जो टैक्स पेड है वो माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों मैं टैक्स पेड माइनस कर देता हूँ। अब टैक्स पेड माइनस करने के लिए ना अकाउंट में जाना पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं कितना टैक्स पेड दिख रहा है हम लोगों को सर, टैक्स पेड यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है 4,50,000। तो यहाँ पे बच्चों मुझे टैक्स पेड में माइनस करना पड़ेगा 4,50,000। और अब मुझे पता चलेगा कि नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कायदे से बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 15 से 20 मिनट होता है। मुझे इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि एक एक इनसाइट आपको करके दिखानी पड़ रही है। मैं बिना बोले अगर अभी सॉल्व करने बैठे हूं तो मुझे भी 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो आप लोगों को भी 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इन दोनों को ऐड कर लीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 13,55,000। तो ये आ चुका है आप लोगों का कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब जल्दी से हमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग और देखना है, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं अगली हेडिंग बना लूँगा यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा बच्चों, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये वाला एरिया देखना होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अगर मैं बात करूँ टैंजिबल एसेट्स की, तो यहाँ पे नंबर 4 लगा हुआ है। और जैसे ही मैं यहाँ पे नोट नंबर 4 में जाता हूँ तो मुझे लैंड एंड बिल्डिंग दिखता है, तो मुझे तुरंत याद आ जाता है कि भाई मैंने तो लैंड एंड बिल्डिंग का क्या बना के रखा है, अकाउंट बना के रखा है। वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कितने का परचेज और कितने का सेल है। ये रहा आपका लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट। सेल बच्चों यहाँ पे है 5,30,000 का, और परचेज है बच्चों यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ का। उठा लीजिए यहाँ पे 530 और 3 लाख। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेल ऑफ लैंड। तो सेल ऑफ लैंड बच्चों यहाँ पे कितने का है सर, वो आपने बेचा था 5,30,000 का। बेचने से कैश का इन्फ्लो आता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद परचेज ऑफ लैंड बैलेंसिंग फिगर, देखो बच्चों अभी दिखाया था मैंने आप लोगों को, तो ये था अपना सर 3 लाख नेगेटिव। भाई एसेट खरीदा है तो इससे कैश का क्या होता है, आउटफ्लो होता है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी मैं वापस जाऊंगा और देखूंगा कि लैंड एंड बिल्डिंग का तो जो ट्रीटमेंट था वो मैंने उठा लिया, लेकिन अब यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी उसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज से कितनी हो गई, 8 लाख रुपीज। ओहो,
इसके अंदर तो सर वही वाली इनसाइट छुपी है जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में सिखाई थी। आपने सर बताया था कि अगर किसी भी नॉन करंट एसेट की वैल्यू पहले की कंपैरिजन में क्या हो रही है, कम हो रही है, और उसका कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो सर उसको डेप्रिसिएशन ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब बच्चों इसके अंदर यहां पर डेप्रिसिएशन हिडन है। देखो पहले से तो मैं भी नहीं पता लगा सकता था, लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि 10 लाख रुपए से 8 लाख रुपीस हो रहा है, और इसका चूंकि कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो ये अपने आप में बच्चों एक हिडन डेप्रिसिएशन है। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों डेप्रिसिएशन की, तो 70,000 रुपीज जो है वो तो हमारे पास ऑलरेडी डेप्रिसिएशन गिवन है, और यहाँ पे 10 लाख से कितना हो गया, 8 लाख हो गया, तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन भी क्या है, हिडन है। तो बच्चों यहाँ पर 70,000 की जगह ये कितना हो जाएगा, 2,70,000। अब मैं बस छोटे छोटे से फिगर्स चेंज कर देता हूँ, कोई बहुत बड़ा यहाँ पे हमसे एरर नहीं हुआ है, बस एक छोटा सा बच्चों चेंजेस लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लाख हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा अब कितना, 5,40,000। और इन सबको बच्चों जब मैं प्लस माइनस करूंगा तो एक छोटा सा चेंज यहाँ पे और आ जाएगा कि यहाँ पर अब 11,55,000 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 13,55,000। दैट्स इट, इतना सा चेंज निकल कर आएगा। सर एक बार और बता दीजिए आप क्या कहना चाह रहे हो। बच्चों मैंने ना प्रीवियस वीडियो में एक इनसाइट दी थी, यहाँ पे मैंने अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बताया था कि भाई इन्वेस्टिंग के अंदर ना डेप्रिसिएशन निकालते वक्त किस तरीके से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है। आप देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, इसका डेप्रिसिएशन मुझे गिवन था, लेकिन ये जो मेरा एसेट है ना, इसके रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। तो कोई भी नॉन करेंट एसेट एक्सेप्ट लैंड अगर पहले की कंपैरिजन में कम हो रहा है और उसका एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो वहां पे हिडन डेप्रिसिएशन होता है, जैसे यहां पे बच्चों हिडन डेप्रिसिएशन था। तो जो प्लांट एंड मशीनरी उसकी कम होने को मैं इन्वेस्टिंग के अंदर कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो है ये है अपने आप में डेप्रिसिएशन। ठीक है, एकदम क्लियर। तो फिक्स एसेट्स मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है नोट नंबर 4 से। इसके बाद मैं आ रहा हूं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पहले 2,50,000 के, तो अब 3 लाख रुपीस के हो गए, तो मतलब 50,000 रुपीज से मेरे जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गए, तो हमने जरूर खरीदे होंगे। तो मैं यहां पे लिख दूंगा बच्चों परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज करने तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है, और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे पॉजिटिव फिगर्स निकल कर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इनको बच्चों एक काम करते हैं, आप जरा प्लस माइनस कर लेते हैं। तो 530 में से आपका हो गया 3 लाख नेगेटिव और 50,000, तो ये हो रहा है आपका 1,80,000 बच्चों यहाँ पर बच रहा है हमारे पास पॉजिटिव। इसके बाद बच्चों अब मैं आ रहा हूं अपने सी पार्ट पे, जो कि हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और क्वेश्चन लगभग हमारा खत्म ही होने वाला है। तो बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया, और अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आप लोगों के लिए, और वीडियोस लेकर आ रहा हूं जिसके अंदर और क्वेश्चंस रहेंगे, वहां पर भी आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी भर के। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो जिन लोगों ने बच्चों मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है जिसमें हम लोग ने विदाउट एडजस्टमेंट जो है डील किया था, उनको बहुत अच्छे से पता है कि फाइनेंसिंग के लिए कहाँ देखना होता है। सब फाइनेंसिंग के लिए देखना होता है शेयर होल्डर्स फंड का शेयर कैपिटल। यहाँ कोई भी नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है और किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं, तो मैं इसे कंसीडर नहीं करूंगा। मैं सीधे जाऊंगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में सीधे उठ के इस साल से 13,50,000 की आ गई है। इसका एक काम करो, चलो नोट्स टू अकाउंट्स भी देख लो आप लोग। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने 1350 डिबेंचर्स इशू करके रखे हुए हैं ऑफ ₹1000 ईच होंगे जरूर ये, और खैर उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपकी लायबिलिटी एकदम से बढ़ गई, मतलब आपने डिबेंचर्स इशू करें, आपके पास कैश आएगा कितने का, 13,50,000। तो बच्चों यहां मैं लिखूंगा इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो बच्चों इससे कैश का इनफ्लो होता है, तो यहाँ पे ये 13,50,000 जो है ये मेरे लिए हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, और इसी पे बच्चों हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरेस्ट पेड। कितना इंटरेस्ट दिया था हम लोगों ने सर, 1,35,000 का, भाई इसी का 10%, और क्या। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना निकल कर आएगा सर, 50,000 में से 35 चला गया, तो बच्चों ये तो बचेगा आपका कितना 15,000, और 13 में से 1 गया, तो सर ये बचेगा 12,15,000। तो ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तीनों फाइनल आंसर्स को क्या किया जाएगा, प्लस माइनस किया जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं 11,55,000 इसका नेगेटिव था ऑपरेटिंग का। तो ऑपरेटिंग का जो है वो है 11,55,000 नेगेटिव।
इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग इन्वेस्टिंग पे। तो इन्वेस्टिंग का जो है मेरा 1,80,000 पॉजिटिव है, तो यहाँ इसको मैं पॉजिटिव ट्रीट करूँगा। और उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं फाइनेंसिंग पे। तो ये ऐसा लिख कर नहीं आना है आपको, बस मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। 12,15,000 ये सर हमारे लिए जो है यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है। और अब देखते हैं अल्टीमेटली नेट इंक्रीज डिक्रीज हमारे पास कितना निकल कर आ रहा है। तो मैं जल्दी से थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज़ कर लूँ, कम से कम समय में ज़्यादा काम हो जाएगा। आप लोगों को कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। तो 11,55,000 जो है ये नेगेटिव है सर, पॉजिटिव फिगर से स्टार्ट करना पड़ेगा उसके लिए आपको। तो 1,80,000 मेरे लिए पॉजिटिव है। 1,80,000 में मैं प्लस कर दूंगा 12,15,000, इसमें से सर आप माइनस कर दीजिए 11,55,000। तो मेरा नेट इंक्रीज डिक्रीज जो आ रहा है वो सर 2,40,000 पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, 2,40,000। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का बनाने का असली पर्पस देख लो। यहां हो आप लोग। यहां पर बच्चों आप लोगों को मैंने बताया था कि यहां पर जो हमारे करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं ना, ये आंसर बनाने के काम आते हैं। तो यहां पर एक काम करो, आप यहां देखना जरा कितना बैलेंस है, 650 और 95। पहले आप लोग ले लीजिए बच्चों ओपनिंग बैलेंस। तो सर 650 और 95 हो जाएगा 7,45,000। और 7,45,000 का आपका बैलेंस है ओपनिंग में। वापस से कह रहा हूं, ये दोनों लेना है, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश इन कैश इक्विवेलेंट, यहां आंसर बनाने के काम आते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था, ईयर एंड में, ईयर के स्टार्टिंग में मेरे पास 650 का था कैश का बैलेंस और हमारे करंट इन्वेस्टमेंट पे 95 के, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 7,45,000। इसी तरीके से क्लोजिंग करो तो 9,85,000। 745 और बच्चों 9,85, दोनों का डिफरेंस निकालिए कितने से इंक्रीज हो रहे हैं। 2,40,000 से मेरा बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, ये रीजन है। ये रीजन है कि 240 से क्यों इंक्रीज हो रहा है। ऑपरेटिंग में 11,55,000 चले गए, इन्वेस्टिंग से 1,80,000 आ गए, फाइनेंसिंग से 2,15,000 आ गए, अल्टीमेटली 2,40,000 आ गए। तो यहां पे हमने लिख दिया बच्चों 2,40,000। तो ये इतना इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, ये उसका रीजन हो गया। अब मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो वो मैं आपको दोनों का बता चुका हूं कितना कितना है सर। वो था आपका 650, एक बार देख लो 650 और 95 दोनों को ऐड कर लो तो सर ये हो रहा है आपका 7,45,000। तो इतने से इंक्रीज हुआ, इतना ऑलरेडी था। तो अब मेरे पास कितना आएगा 9,85,000। और बच्चों मैं आपको प्रूफ करके दिखा चुका हूं। यहां देखिए इन दोनों का एडिशन 9,85,000 ही आ रहा है। तो यहां पे आपने लिखना होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहां बच्चों हमने एक बहुत ही धांसू सा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया है हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। बहुत सारी इंसाइट्स मैंने आप लोगों को दी, लेकिन अभी भी बच्चों हमारी जो भूख है वो खत्म नहीं हुई है। अभी हम इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करेंगे। और इसके साथ साथ बच्चों मैं आप लोगों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज लेकर आ रहा हूं, तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।